ये बिल्कुल कांग्रेस की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि चुप करके वो सहन करते रहते थे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, बिल्कुल। ये थोड़ा सा स्ट्रांग स्टेप्स लेती है। सो देखिए पाकिस्तान के पास बचा भी क्या दादा, पाकिस्तान के पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। वो देश के टुकड़े टुकड़े बेच के खा रहे हैं, दैट्स अ लिटरल थिंग। 5 गुना ज्यादा कीमत दे के बाहर से ये चीजें ले आए, तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी तो पाकिस्तान की अपनी रूलिंग क्लास कर रही है ना। ने ये बिल्कुल सही कहा कि ये इस हाई इंटरेस्ट रेट में कारोबार करना नामुमकिन है। और भारत ने भी 6th जनरेशन के इन नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो के साथ स्वागत। मैं हूं श्रीनिवास, आप देख रहे हैं श्री वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हुआ। बिजनेस कारोबार तो हो नहीं रहा, IMF से पैसे आ नहीं रहा। इस हालत में सरवाइव होना पाकिस्तान को मुश्किल है। इसी दरमियान प्रॉपर्टीज को एक एक टुकड़े कर बेचने का कंगाल में है पाक। कराची बंदरगाह के पोर्ट 4 बर्थ स्टॉक मार्केट कराची तो चाइना के लपेट में है। पूरा पाकिस्तान को कर्ज के लपेट पे डूबा है। चीन पैसे के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता। पाक की हालत तो बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की एक हिस्सा छीनेगा चीन, पैसा ना देने का कारण बताकर छीन लेगा चाइना। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। कमाने का और पैसा बनाने का सोचा नहीं, पाकिस्तान ने कभी वेल्थ बनाने का तो सोचा नहीं। सारी जीवन वो 1947 से जो 65 करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने दिए, उसके बाद से वो पैसे मांगते ही रहे। इकोनॉमिक रिफॉर्म होने की बात हुई तो शरिया लॉ ला के बोल दिया कि नहीं भाई, लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता। कोई भी रिफॉर्म उन्होंने किए नहीं। किसी भी तरीके का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनकी रैंकिंग देख ले, वो इतनी पुअर है। वो है कि आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़िए, लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को पे करने में असक्षम है। एक एसी लग गया तो लोगों के हाथ पैर सूज जाते हैं। तो पॉइंट दादा की ये बेचेंगे ही ना। स्टॉक एक्सचेंज कराची का चाइना ने ले रखा है। ये 4 बर्थ ऑफ द कराची जो पोर्ट है वो भी उन्होंने ले लिया। अब ये भी बचा हुआ है, ये भी ले लेंगे। दे आर सेलिंग आउट। और कितने के लिए? $400 मिलियन में इन्होंने 4 बर्थ दे दिए हैं कराची डॉलर के। $400 उन्होंने पूरा कंट्रोल दे दिया, रन द इंटायर शो। अब सोचिए, Pakistan is a country which is not poor because it has poor resources. It is the classical example of how a poor governance can lead to abject poverty. एक खराब गवर्नेंस से कैसी आप जिसे abject poverty कहते हैं वो आ सकती है। पाकिस्तान उसका बेहतरीन नमूना है। और उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। हैवी इंडस्ट्री जब होती है उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आती है, जब आपका बेस बन जाए। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के जो है ना लोकल, उनको भी वो शेयर करें। तो इनकी तरक्की से अब जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं, ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। और ये जो हमारा नेबर कंट्री जो है इंडिया है वो है, इसके अलावा और भी कोई कंट्रीज होंगे मेरे नॉलेज में, लेकिन इंडिया इस वक्त मेजर कंट्रीज हैं जो आईटी में लीड कर रहे हैं। कैसा लगता है? इसका आंसर सिर्फ एक ही लफ्ज़ में करना चाहूँगा, वो है प्रायोरिटी। इंडिया की जो प्रायोरिटी है उसकी एजुकेशन है, उसका आईटी एक तरह का डिपार्टमेंट कह लें, सेक्टर कह लें, जो भी आप इसको नाम दे लें। आप पाकिस्तान के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची, में से कोई भी आईटी के हवाले से नहीं जाना जाता। लेकिन आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के बड़े ऐसे सिटीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया में जाने जाते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, इंडिया की गुजरात स्टेट होगी। इसमें काफ़ी सिटीज़ हैं जो आईटी के हवाले से, इंडिया एक तरह का आईटी हब बन चुका है और वो आईटी पे इन्वेस्ट कर रहा है। उसकी आप सॉफ्टवेयर्स की जो एक्सपोर्ट है वो देख लें। ये बात अगर सच भी हो तो कंपैरिजन उससे बनता ही नहीं। आप उनकी इस वक्त जीडीपी देखें, उनके फॉरेन एसेट्स देखें, उनकी आईटी में वर्क देखें, आप उनमें भी तो कंपेयर करें ना। आप गुर्बत को गुर्बत से कंपेयर करें, ये कोई मेयार नहीं है। जिन चीज़ों में इंडिया लीड कर रहा है आप उनको देखें। कितना आगे निकल गया इंडिया
अब मेरे पास तो इसके कोई यानी कि फैक्ट कंपैरिजन है आज के टाइम में हमारा? वो जो एक आम फिक्रे बोले जाते हैं, मैं तो वही कह सकता हूँ, हमको इंडिया से 500 साल पीछे हैं अभी। यार मतलब हमने नहीं करनी तरक्की, हमने कसम खाई हुई है कि हमने नहीं करनी, तो खामखा कर राजनाथ सिंह साहब क्यों इस तरह की बातें करके हमारा यूएई का इंटरेस्ट आया पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स को लेने में। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट चलाए जाते हैं, हमारी कंपनी जीएमआर भी इस्तांबुल एयरपोर्ट चला रही है, तो ये सारे एयरपोर्ट्स दे दो तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? देखिए पाकिस्तान के पास बचा भी क्या है दादा, पाकिस्तान के पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। वो देश के टुकड़े टुकड़े बेच के खा रहे हैं, दैट्स अ लिटरल थिंग। अभी आपने देखा होगा 6 दिन पहले उनका एडी जो ग्रुप था उसकी जो है यूएई की एक ग्रुप के साथ कराची पोर्ट के 33 में से 4 बर्थ उन्होंने दे दिए। तो दे आर सेलिंग द लास्ट वेस्टीज ऑफ अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। जो तो भाई इंडिया कह रहा है कि हमको जो जॉइंट स्टेटमेंट का पैराग्राफ नंबर 32 है उसके जो लास्ट 4 सेंटेंसेस है वो यही है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आप 4 चीजें कही है पाकिस्तान पे कि टेररिज्म को बंद कीजिए, 26/11 के लोगों को आप सजा दिलवाइए, और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पे लगाम रखिए। क्या गलत कह दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको डाल देंगे, उन्होंने कहा कि हम एफएटीएफ को ये कहेंगे कि वो पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी ऐसे ट्रांजैक्शंस के ऊपर कड़ी नजर रखें, ताकि भाई टेररिज्म इज अ वर्ल्ड मेनेस ना, टेररिज्म कोई हिंदुस्तान की समस्या तो है नहीं है। तो अगर पाकिस्तान का नाम आया है और अमेरिका इस बात पे राजी हुआ है कि इसको ज्वाइंट कम्युनिके में डालें, इसका मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है, जैसे कि इंडिया समझता है, उसी सेंस में, न तो कम न तो ज्यादा। तो ये तो इनकी खास बात है ना कि तुमने इतने साल में इतना इन्वेस्टमेंट किया इस रिलेशनशिप के ऊपर, तुम 70 साल में तुम्हारी कमाई क्या थी? ये कमाई थी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 1900, अगर मैं गलत नहीं हूं दादा, 2001-2 तक इंडो पाक करके फॉरेन पॉलिसी बनती थी अमेरिका में। ये डी-हाइफनेशन इज अ रीसेंट थिंग। और अब तो डी और इंडिया मरता था कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ मत जोड़ो। मतलब अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट को आना होता था इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो एक दिन अमेरिका में रुकता था, अरे एक दिन इंडिया में रुकता था, एक दिन पाकिस्तान में जरूर रुकता था। ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि चुप करके वो सहन करते रहते थे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेती है। सो अगर हमने सहन किया है, अब थोड़ा सा आपको भी आदत डालनी चाहिए सहन करने की। अगर हमारी तरफ से कुछ होता है, आपकी तरफ से हमेशा एक नफरत की पॉलिसी रही हिंदुस्तान के लिए, हमने उसके बाद भी अभी भी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि गिलगिट एंड पीओके आर नॉट पार्ट ऑफ योर टेरिटरी, ये आपके कंट्रोल में है और ये हम आपका पार्ट कंसिडर नहीं करते। तो तकलीफ यहां पर है कि अमेरिका ने इंडिया की साइड परमानेंटली ले ली अब, क्योंकि जो शुरुआत अभी हुई है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। ये जो रिलेशनशिप अगर अमेरिका बनाता है वो कम से कम, मैंने देखा अभी ये शुरुआत है इंडिया के साथ, ये 25-30 साल जाएगा और 25